हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक उपसंयोगिकों के बारे में सामान्य जानकारी, लिगेंडों का वर्गीकरण और ऑक्सीकरण अवस्था का अध्ययन कर लिया है। अब हम उपसंयोगिकों से संबंधित ही एक अन्य टॉपिक जिसका नाम है उपसंयोजक संख्या, ठीक, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखो क्या है, आप एडिंग डालोगे उपसंयोजक संख्या। क्या एडिंग डालेंगे? उपसंयोजक संख्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई उपसंयोजक संख्या होती क्या है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं और क्या क्या प्रश्न उपसंयोजक संख्या से ये कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित बनते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ऐसा कहेंगे उपसंयोजक संख्या के बारे में, किसी भी संकुल यौगिक में आपसे संकुल यौगिक कह दे या क्या कह दे, उपसंयोजक यौगिक कह दे, किसी भी संकुल यौगिक में उपस्थित उपसंयोजक बंधों की संख्या, उपसंयोजक बंधों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। उपसंयोजक संख्या कहलाती है। परिभाषा हमसे कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। होती क्या है, किसी भी संकुल यौगिक में या किसी भी उपसंयोगिकों में जितने उपसंयोजक बंध होते हैं वो उसकी उपसंयोजक संख्या कहलाती है। ठीक, किसी भी लिगेंड में जितने दाता परमाणु होते हैं वो उतने ही उपसंयोजक बंध बनाती है। किसी के पास दाता परमाणु 1 है तो वो 1 बंध बनाएगी, किसी के पास दाता परमाणु 2 हैं तो वो 2 उपसंयोजक बंध बनाती है। तो इसका मतलब जितने दाता परमाणु उतने ही क्या बनते हैं, उपसंयोजक बंध। तो हम दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं अपनी तरफ से कि किसी भी संकुल यौगिक में जितने दाता परमाणु की संख्या है वो ही क्या रहती है, उसकी उपसंयोजक संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं कि उपसंयोजक बंध की संख्या है वो ही किसके बराबर होती है, उपसंयोजक संख्या के। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी संकुल यौगिक में दाता परमाणु है वो ही उसकी क्या होती है, उपसंयोजक संख्या होती है। क्या होती है? उपसंयोजक संख्या होती है। अब हम कुछ हम कुछ उदाहरण लिख करेंगे, उन उदाहरणों में हम ज्ञात करेंगे उनकी उपसंयोजक संख्या कितनी है। फिर हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि जो उपसंयोजक संख्या से संबंधित एग्जामों में, लास्ट एग्जामों में पूछे गए हैं। देखना क्या है, एक तो हमने ले लिया K4FeCN6 एक यौगिक ले लिया, एक हमने ले लिया CrEN2OX, एक हमने ले लिया CrEDTA -4, एक हमने ले लिया CrClBrOXEN। ठीक, तो देखना क्या है, यहाँ देखो क्या है, एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, उपसंयोजक बंधों की संख्या हम तब ज्ञात कर पाएंगे तब हमें ये पता हो कि जो लिगेंड उस उपसंयोजक यौगिक में काम आ रही है वो एक दंतुक है, द्विदंतुक है या त्रिदंतुक है। और हम ये कहेंगे एक दंतुक है ना, वो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगी, एक उपसंयोजक बंध बनाएगी। उसी प्रकार से द्विदंतुक है, कौन है, द्विदंतुक है, वो कितने उपसंयोजक बनाएगी, 2 उपसंयोजक बंध बनाती है। और इसी प्रकार से यदि षटदंतुक लिगेंड है, कैसी लिगेंड है, षटदंतुक लिगेंड है, जैसे EDTA है, वो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगी, 6 उपसंयोजक बंध बनाएगी। यानी जिसके पास जितने दाता परमाणु वो उतने ही क्या बनाएगी, उपसंयोजक बंध बनाएगी। तो हमें एक बात क्लियर है, हम जब उपसंयोजक संख्या ज्ञात करें उस स्थिति में हमें लिगेंड का नाम ज्ञात हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है, लिगेंड उदासीन हो, धनावेशित है, ऋणावेशित हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमें लिगेंड की संरचना या हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि वो लिगेंड के पास दाता परमाणु कितने हैं। यदि दाता परमाणु कितने हैं वो हमें पता है तब तो हम इनके उपसंयोजक संख्या का निर्धारण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कि किस लिगेंड में कितने दाता परमाणु है ये हमें कैसे पता लगे, ये हमें लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक दंतु कौन कौन से हैं, द्विदंतु कौन कौन से हैं, जैसे EN है, OX यहाँ लिखे हैं द्विदंतुक है, EDTA हमने लिखा है वो षटदंतुक है, ये CN हमने लिखा है ये एक दंतुक है। ये कौन एक दंतुक है, कौन षटदंतुक है, कौन द्विदंतुक है, इसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो देखना क्या है, CN क्या है, एक दंतुक है, संख्या में कितने हैं, 6 हैं, तो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगी, 6। तो इनकी उपसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब यहाँ देखो OX क्या है, द्विदंतुक है,
कितना है द्विदंतुक, तो ये OX तो कितने बंध बनाएगा 2। EN क्या होता है द्विदंतुक, और EN खुद संख्या में कितने हैं 2। एक EN 2 उपसंयोजक बंध बनाता है, तो 2 EN कितने बनाएंगे 4, तो 4 और 2 कुल मिला के कितने हो गए 6। तो यहाँ जो CrEN2OX जो उपसंयोगी गए उसमें उपसंयोग संख्या कितनी आ गई 6। यहाँ देखो EDTA संख्या में एक ही है, कितना है एक ही है, तो यहाँ देखो EDTA होता है षटदंतुक, तो एक कितने उपसंयोग बंध बनाएगा 6। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो Cl एक दंतुक है तो 1, Br एक दंतुक है तो 1, OX ऑक्जेलेटो ये होता है भाई ऑक्जेलेटो, ठीक है। कितने दाता परमाणु इसके पास 2 ऑक्सीजन माइनस आवे से, यही दाता परमाणु है यहाँ, तो कितने दाता उपसंयोजक बंध बनाएंगे 2। EN होता है ये CH2NH2, CH2NH2 एथिलीन डाइएमीन, क्या होता है एथिलीन डाइएमीन। यहाँ दाता परमाणु EN के पास कितने हैं 2, तो एक कुल दाता परमाणु कितने हो गए 6 दाता परमाणु 6 ही उपसंयोजक बंध बनेंगे, तो यहाँ उपसंयोजक संख्या कितनी आ गई 6। तो देखो क्या है दाता परमाणु यहाँ उपसंयोजक बंध 6 बन रहे हैं, 6 समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, वहाँ भी क्या है 6। उसके अलावा ये समन्वय संख्या 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इस प्रकार से उपसंयोजक संख्या हो सकती है। कुछ एक हैं उनमें 12 तक भी उपसंयोजक संख्या चली जाती है, ठीक है। सैंडविच कंपाउंड जो बनते हैं उनमें उपसंयोजक संख्या 12 तक भी चली जाती है। अच्छा अब देखो क्या है, एक 2 प्रश्न है जो पिछले IIT एग्जामों में पूछे गए हैं। देखो एक तो क्या था, किसी भी उपसंयोगिक में उपसंयोजक संख्या होती है, ये प्रश्न था कि उपसंयोजक संख्या होती है, उपसंयोजक संख्या होती है। ऑप्शन ये था लिगेंडों की संख्या के जितनी, पहला ऑप्शन था लिगेंडों की संख्या के समान, दूसरा ऑप्शन था लिगेंडों की संख्या से 2 गुनी, लिगेंडों की संख्या से 2 गुणे, एक ऑप्शन था लिगेंडों की संख्या से 3 गुणी, और एक ऑप्शन था कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन था। देखो क्या है, और साथ में ये और दे रखा था, प्रश्न पूरा ये था कि ये था यौगिक K4FeCN6, ये था K4FeCN6 व CrNH3 -2 में उपसंयोजक संख्या 6 है। प्रश्न ये था K4FeCN6 व CrNH3 में उपसंयोजक संख्या 6 है तथा उपसंयोजक संख्या से संबंधित सही कथन है क्या है, उपसंयोजक संख्या होती है, इन चारों में से कौन सा कथन है। ये प्रश्न था कि K4FeCN6 में उपसंयोजक संख्या 6 है, CrNH3 में उपसंयोजक संख्या कितनी है 6 है, हमें पता है 6 ही है। उसके बाद में था कि उपसंयोजक संख्या से संबंधित सही कथन कौन सा है, तो पहला कथन था लिगेंडों की संख्या के समान, दूसरा था लिगेंडों की संख्या से 2 गुनी, तीसरा ऑप्शन था लिगेंडों की संख्या से 3 गुनी, और चौथा ऑप्शन था हम कह नहीं सकते, या इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है, ये था। तो देखो क्या है, जो इस उपसंयोजक संख्या को जो ठीक से समझ के नहीं गया उसने इसका आंसर गलत कर दिया। क्या है, देखो क्या है, यहाँ लिगेंडों की संख्या कितनी है 6 है, यहाँ भी लिगेंडों की संख्या कितनी है 6 है, दोनों में लिगेंडों की संख्या 6 है, और उपसंयोजक संख्या भी कितनी है 6 ही है। तो जो पढ़ के नहीं गया, जिसने ध्यान नहीं रहा, तो उसने क्या किया, लिगेंडों की संख्या के समान 6 लिगेंड है, उसकी संख्या भी कितनी है 6, और वो कौन से ऑप्शन को कर दिया, लिगेंडों की संख्या के समान, जो कि क्या है गलत हो गया। देखो क्या है, यहाँ लिगेंडों की संख्या 2 और 1 कितनी है 3 है, जबकि उपसंयोजक संख्या कितनी है 6 है। यह लिगेंडों की संख्या तो 1 ही है, उपसंयोजक संख्या कितनी है 6 है। वहाँ लिगेंडों की संख्या 1 2 3 4 है, उपसंयोजक संख्या कितनी है 6। यहाँ देखो 4 लिगेंड, उपसंयोजक संख्या 6, यहाँ देखो 1 लिगेंड, उपसंयोजक संख्या 6, यहाँ देखो 3 लिगेंड, उपसंयोजक संख्या 6। इसका मतलब 3 में भी, 4 में भी और 6 में भी समन्वय संख्या उपसंयोजक संख्या कितनी आ रही है 6, बराबर ही आ रही है। तो देखो क्या, हम ये कहेंगे कि हम संकुल यौगिक को देखकर ही बता पाएंगे कि उसमें उपसंयोजक संख्या कितनी है। हम कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि लिगेंडों की संख्या
के हिसाब से हम उसकी उपसर्ग संख्या नहीं बता सकते। हम इस हिसाब से बता सकते हैं कि कौन एक दंतुक है द्विदंतुक है, तब तो बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक प्रश्न और था, वो भी IIT एग्जाम में पूछा गया। देखो क्या था, थोड़ा रीजनिंग टाइप प्रश्न था, लेकिन अच्छा प्रश्न था। जिसको ध्यान था उसने तो कर दिया, नहीं ध्यान था वो नहीं कर पाया। देखो क्या प्रश्न था। प्रश्न ये था कि एक अष्टफलकीय संकुल यौगिक है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक है। ठीक, उसमें लिगेंडों की संख्या, लिगेंड की संख्या व उपसंयोजक संख्या का अनुपात, लिगेंड की संख्या व लिगेंड की संख्या 2, 2, 4, 5, 6 जो भी है, और उपसंयोजक संख्या 2, 4, 5, 6 जो भी है, उनका अनुपात 2:3 है। तो उपसंयोजक यौगिक में है, उपसंयोजक यौगिक में है, क्या क्या है उपसंयोगिक में देखना। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था सभी एक दंतुक, सभी एक दंतुक लिगेंड, सभी एक दंतुक लिगेंड। एक ऑप्शन था, एक सभी एक दंतुक लिगेंड था। एक है एक द्विदंतुक, एक द्विदंतुक और साथ में 4 एक दंतुक। एक है 2 द्विदंतुक, 2 द्विदंतुक और साथ में 2 एक दंतुक। और एक ऑप्शन था 3 एक दंतुक प्लस में 2 द्विदंतुक और प्लस में 1 एक दंतुक। ये ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि कोई संकुल यौगिक है, अपने पास में इस प्रकार से कोई संकुल यौगिक है। ठीक है, उसमें यहाँ कोई धातु परमाणु है और यहाँ लिगेंड है, यहाँ क्या है, लिगेंड है। और इनकी जो समन्वय संख्या, उपसंयोजक संख्या कितनी आ रही है, 6 आ रही है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है अष्टफलकीय संकुल यौगिक, अष्टफलकीय संकुल यौगिक में समन्वय संख्या कितनी रहती है, 6 रहती है। ठीक, उसमें लिगेंड की संख्या व उपसंयोजक संख्या का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब लिगेंडों की संख्या तो कितनी है, 2, लिगेंडों की संख्या तो कितनी है, 2 अनुपात में है। और उपसंयोजक संख्या कितनी अनुपात में है, 6 अनुपात में है। ठीक है, 6 अनुपात में। तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखो 2 तरीके से आपको बताऊंगा इस प्रश्न को करना। सभी एक दंतुक लिगेंड, सभी एक दंतुक लिगेंड होते तो लिगेंडों की संख्या कितनी रहती, 6, और उपसंयोजक संख्या कितनी दे रखी है, 6। तो अनुपात क्या आता है, 1:1। इसका मतलब ये तो गलत है। ठीक, दूसरा है एक एक दंतुक और एक द्विदंतुक और 4 एक दंतुक। ठीक, एक द्विदंतुक 4 एक दंतुक, कुल लिगेंड कितने हो गए, 5। लिगेंड तो कितने हो गए, 5, और उपसंयोजक संख्या कितनी है, 6। तो अनुपात क्या था, 5:6। इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक, अब आ जाओ, देखो क्या है, 2 द्विदंतुक और 2 क्या है, एक दंतुक। 2 द्विदंतुक का मतलब 2 और 2 एक दंतुक का मतलब 2। तो ये कुल लिगेंड तो कितने हो गए, 4। लिगेंड तो कितने हो गए, 4, और उपसंयोजक संख्या कितनी है, 6। तो 4:6। इसका मतलब 2 से कट गए तो क्या आ गया, 2:3। ये रहा 2:3। तो अपना आंसर, अब आंसर क्या हो गया, ये 2:3। कौन सा हो गया, 2 द्विदंतुक और 2 क्या हो गए, एक दंतुक। अब ये होता 3 एक दंतुक, 1 द्विदंतुक और 3 एक दंतुक, 2 द्विदंतुक और 1 एक दंतुक। तो अनुपात क्या रहता है, देखो 1 लिगेंड ये, 2 लिगेंड ये, कितने हो गए, 3, और ये भी कितने हो गए, 1 लिगेंड ये, 2 लिगेंड ये, कितने हो गए, 3, और 3 ये, कितने हो गए, 6। 6 लिगेंड और उपसंयोजक संख्या भी कितनी, 6। तो अनुपात कितना रहता, 1:1। ठीक, और ये अष्टफलकीय संकुल बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता, देखना, एक दंतुक है और एक त्रिदंतुक है, एक क्या है, त्रिदंतुक है, तो ये बनता ही नहीं है। एक त्रिदंतुक मतलब दाता परमाणु 3 हो गए, 2 द्विदंतुक, दाता परमाणु कितने हो गए, 4। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7, और 3 क्या हो गए, एक दंतुक, 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो अष्टफलकीय संकुल यौगिक तो बनता ही नहीं है। अपना आंसर आ गया ये। पहला तरीका तो ये है, ऑप्शन के हिसाब से कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, देखो हमें पता है लिगेंडों की संख्या और उपसंयोजक संख्या में अनुपात कितना है, 2:3। कितना है, 2:3। इसका मतलब 2 और 3 के गुणन में होगा। हम पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को 2 से गुणा करके देख लेंगे, 3 से गुणा करके, मानो 2 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 4:6। अब हम ऐसा कोई ऑप्शन देखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन देखेंगे जिसमें लिगेंडों की संख्या 2 हो या लिगेंडों की संख्या कितनी हो, 4 हो। तो देखो 2 तो कोई से में है नहीं,
2 कोई से भी नहीं है। 4 देखो 2 द्विदंतुक और 2 एक दंतुक, लिगेंड संख्या कितनी है 4। अष्टफल के संकुल में उपसंयोजक संख्या कितनी होती है 6। तो ये अनुपात कितना आ गया 2:3, ठीक है। उस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से हमने 2 प्रकार से कर लिया, एक तो ऑप्शन देख के कर लिया और दूसरा इस प्रकार से कर लिया अनुपात देख कर, ठीक। तो ये प्रश्न था थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का था। ये उपसंयोजक संख्या से संबंधित क्या प्रश्न था वो हो गए। क्या होती है उपसंयोजक संख्या, फिर से एक बार मैं आपको बताऊं कि किसी भी उपसंयोगिक में जितने उपसंयोजक बंध बनते हैं या जितने दाता परमाणु की संख्या होती है वो उसकी क्या रहती है, उपसंयोजक संख्या रहती है। कुल दाता परमाणु संख्या क्या रहती है, उपसंयोजक संख्या रहती है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, कुल दाता परमाणुओं की संख्या, या हम कहते हैं कि कुल उपसंयोजक बंध कितने बनेंगे वो उसकी क्या रहती है, उपसंयोजक संख्या रहती है। क्या रहती है, उपसंयोजक संख्या रहती है। इसके लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन द्विदंतुक लिगेंड है, कौन त्रिदंतुक लिगेंड है। यदि हमें ये पता है तो हम आसानी से उपसंयोजक संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अच्छा देखो क्या है, अब हम अपना एक अलग छोटा सा टॉपिक है क्लेट वलय, उसे ज्ञात करेंगे। उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है क्लेट वलय, ठीक। हम देखो परिभाषा डेफिनेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम सामान्य जानकारी पढ़ लेंगे। देखो जो क्लेट है ना वो एक ग्रीक शब्द से बना है किलोस से। किससे बना है, किलोस से। और किलोस का अर्थ होता है क्रेब, क्रेब लाइक। क्या है, क्रेब लाइक। क्रेब हम कहते हैं केकड़े को, किसे कहते हैं, केकड़े को, यानी केकड़े के समान जो संरचना हो। केकड़ा क्या है, ये केकड़ा इस प्रकार से और किसी को ऐसे पकड़ लेता है, तो केकड़े के समान जो संरचना बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेट वलय। अब देखो क्लेट वलय अपने उपसंयोजक यौगिक में, ये तो ये क्लेट शब्द क्या है उसके बारे में हो गया, शाब्दिक अर्थ क्या है। अच्छा अब देखो क्लेट वलय होती क्या है, ये होती है किसी भी उपसंयोजक यौगिक में जब दाता परमाणु 2 हो या 2 से अधिक हो, दाता परमाणु 2 हो। जैसे मान लो ये कोई संकुल यौगिक में ये धातु परमाणु है M, यहाँ कोई लिगेंड है L, ठीक है। यहाँ कोई धातु परमाणु है M, यहाँ भी कोई क्या है, लिगेंड है। यदि मैं ये कह दूँ कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, ये धातु परमाणु और एक क्या हो गया, लिगेंड। यदि मैं ये कह दूँ ये दाता परमाणु इसके पास एक है, तो एक है तो इस प्रकार से ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये बंध बनाएगा। 2 है तो 2 एक इस प्रकार से देगा, एक इस प्रकार से देगा और बंध बना लेगा। हम ये कहते हैं कि इसके पास दाता परमाणु 3 है, इसका मतलब त्रिदंतुक लिगेंड है। कितने हैं, त्रिदंतुक लिगेंड है। एक और उदाहरण ले लें हम चतुर्दंतुक का, या हम ले लें षटदंतुक का, ये लिगेंड है और ये क्या है, धातु परमाणु है। तो ये देखो 6 उपसंयोजक बंध बनाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 उपसंयोजक बंध बनाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो क्या है, जिनके पास दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक आ गई है वो क्या है, जब धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं ना तो एक वलय रूपी संरचना बनाएंगे। ये देखो एक वलय रूपी संरचना बन गई है, इस वलय को हम कहते हैं क्लेट वलय। क्या कहते हैं, क्लेट वलय। क्या कहेंगे, क्लेट वलय। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे उपसंयोगिक जिनमें दाता परमाणु संख्या 2 या 2 से अधिक हो, वो जब धातु परमाणु से जुड़कर उपसंयोजक बंध बनाते हैं तो एक वलय रूपी संरचना बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लेट वलय कहते हैं। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जो कुल क्लेट वलय है ना, क्लेट वलय है ना, वो दाता परमाणु है ना, दाता परमाणु की संख्या से एक कम बनती है। कुल क्लेट वलय ज्ञात करनी हो तो दाता परमाणु की संख्या माइनस आप क्या कर देना, 1 कर देंगे, ठीक है। देख लो दाता परमाणु यहाँ कितने थे, 2, तो क्लेट वलय कितनी बनी, ये 1। यहाँ दाता परमाणु कितने हैं, 3, त्रिदंतुक लिगेंड है, तो क्लेट वलय कितनी बननी चाहिए, 3 से 1 कम। 1 तो ये बन गई क्लेट वलय और एक क्या बन गई, ये 2 बन गई। यहाँ षटदंतुक लिगेंड है, दाता परमाणु कितने हैं, 6, तो क्लेट वलय कितनी बननी चाहिए, 5। तो देखो 1, फिर ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये क्या बन गई, 5। 1 2 3 4 और 5। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल क्लेट वलय की संख्या दाता परमाणु की संख्या से 1 कम होती है। जैसे हम ये कह दें EDTA है, या हमने ये कह दिया EN है, या हमने ये कह दिया ऑक्जेलेटो है, ठीक है। तो देखना क्या है, EDTA क्या है, षटदंतुक लिगेंड है, तो ये कुल क्लेट वलय कितनी बनाएगा, 5। EN क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, तो कुल क्लेट वलय कितने बनाएगा, ये 1। ऑक्जेलेटो द्विदंतुक लिगेंड है, तो कुल क्लेट वलय कितने बनाएगा, 1। अब हम देखो क्या है, कुल क्लेट वलय की संख्या ज्ञात करना देख लेते हैं, कैसे क्लेट वलयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। तो देखना क्या है, एक उदाहरण है ये रहा, CR EDTA, ये एक हमने ले लिया CR EN
OX, एक हमने ले लिया CrEN2OX। इनमें हम क्लेट वाले ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, EDTA षडदंतुक लिगेंड है तो एक कम, कितनी क्लेट वाले बनेंगी 5। अब यहाँ देखो ये द्विदंतुक और ये भी द्विदंतुक, तो ये कितनी क्लेट वाले बनाएगा 1, ये भी कितनी बनाएगा 1, तो कुल क्लेट वाले कितनी हो गई 2। यहाँ देखो ये ऑक्जेलेटो द्विदंतुक है तो कितनी क्लेट वाला बनाएगा 1। अब देखो क्या है, EN है ना, वो द्विदंतुक लिगेंड है तो एक EN कितने क्लेट वाला बनाएगा 1। यहाँ लिगेंड कितने हैं 2, यहाँ EN एथिलीन डाइमीन है, वो कुल संख्या में कितने हैं 2, तो एक एथिलीन डाइमीन एक ही क्लेट वाला बनाएगी, तो 2 एथिलीन डाइमीन कितनी क्लेट वाला बनाएंगी 2 बनाएंगी, तो ये 2, तो कुल क्लेट वाला इसमें कितनी आ गई 3। तो क्लेट वाला निकालना सीख गए कैसे। किसी भी लिगेंड का नाम देके पूछे तो हम क्या करेंगे, लिगेंड में जितने दाता परमाणु होता है, जितनी डेंसिटी होती है उसकी, उससे आप क्या कर दोगे 1 कम कर दोगे। यदि आपको संकुल यौगिक दे तो आप उसमें देख लेंगे कि उस संकुल यौगिक में द्विदंतुक लिगेंड कितने हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कितने हैं, तो हम क्लेट वाला ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखो ये उदाहरण है K4FeCN6, इसमें आपसे क्लेट वाला पूछे तो देखो कितनी बताओगे आप, ठीक। तो देखो क्या है, यहाँ CN लिगेंड है, CN साइनो लिगेंड है और साइनो होता है एक दंतुक, और एक दंतुक लिगेंड हमें पता है क्लेट वाला बनाता ही नहीं है, तो यहाँ क्लेट वाला कितनी आएंगी 0, ठीक। ये क्लेट वाला हो गई। अच्छा अब देखेंगे कि क्लेट वाले बनती कैसे हैं, क्लेट वाले बनती कैसे हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं EN लिगेंड के साथ, एक हम ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, EDTA, इनके साथ हम उदाहरण लेके समझते हैं कि क्लेट वाले बनती कैसे हैं। हमने ये उदाहरण ले लिया, एक उपसंयोगिक हमने ले लिया CrEN2, क्या ले लिया CrEN2। देखो इसका निर्माण CrEN2 का निर्माण हुआ कैसे होगा। पहले तो हम ये देखें कि यहाँ जो EN है ना, वो क्या है द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक लिगेंड है, इस स्थिति में द्विदंतुक लिगेंड है और ये संख्या में कितने हैं 2 है, तो ये एक तो क्लेट वाला एक EN कितनी बनाता है 1, तो 2 EN कितने बनाएंगे, क्लेट वाला कितने बनाएंगे 2। यहाँ यदि हम इसकी उपसंयोग संख्या या समन्वय संख्या या हम कहते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो EN का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो EN जितने बंध बनाएगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, EN द्विदंतुक लिगेंड है, एक EN 2 उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो 2 EN 4 उपसंयोजक बंध बनाएंगे, तो यहाँ कुल इनकी उपसंयोग संख्या समन्वय संख्या कितनी आएगी 4 आएगी। इस स्थिति में यहाँ sp3 संकरण हम बाद में देखेंगे कैसे आया, या इनमें हो सकता है dsp2 संकरण, क्या हो सकता है sp3 या dsp2 संकरण उनमें हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि CrEN2 में कौन सा संकरण है, हम ये कह रहे हैं कि जिनके पास समन्वय संख्या या उपसंयोग संख्या 4 है उनके पास sp3 या dsp2 संकरण हो सकता है। उस स्थिति में क्लेट वाला किस प्रकार से बनेंगी देखना। तो इनकी जो संरचना होगी ना sp3 और dsp2, हम ये बात कर रहे हैं, तो इसकी तो रहती है चतुष्फलकीय और इसकी क्या रहती है वर्गाकार समतलीय। जब ये संरचना बनाएंगे चतुष्फलकीय और वर्गाकार, देखो क्या है EN द्विदंतुक लिगेंड है, समन्वय संख्या उपसंयोग संख्या कितनी है 4 है। जब किसी भी यौगिक की समन्वय संख्या 4 होती है उस स्थिति में sp3 या dsp2 संकरण होता है। यदि sp3 संकरण है उस स्थिति में उसकी आकृति चतुष्फलकीय है और dsp2 संकरण है तब उसकी आकृति वर्गाकार समतलीय है। तो जब ये इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, ये चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय, तो देखना किस प्रकार से बनाएंगे और क्लेट वाला कैसे बनेगी देखना। जो EN होता है ना वो होता है एथिलीन डायमीन CH2 CH2 NH2 NH2। हम इसे और ठीक से लिख दें तो देखो दोनों हाइड्रोजनों को हमने लिख दिया इधर H H, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजनों को हमने लिख दिया H H। हमें पता है नाइट्रोजन के पास रहते हैं लोन पेयर, जिन्हें दान करके ये इस प्रकार से क्या बनाता है उपसंयोजक बंध बनाता है। इसी प्रकार से दूसरा EN भी है, तो देखना क्या है, ये एथिलीन डायमीन CH2 यहाँ आ जाएगा अपना NH2, यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना NH2, और ये इसने बंध बना लिया। इस प्रकार से क्या बना लिया इसने, 2 धातु परमाणु है Cr, उसके साथ क्या बना लिया बंध बना लिया। तो देखो क्या है, ये एक क्लेट वलय बन गई जिसमें 1 2 3 4 और 5 कितने कार्बन परमाणु बन गए 5 कार्बन परमाणु नहीं 5 सदस्यीय वलय। यहाँ भी कितने सदस्य वलय बनी है 1 2 3 4 5, जिसमें 1 2 कार्बन परमाणु 2 नाइट्रोजन परमाणु, एक क्या है धातु परमाणु क्रोमियम। इसका मतलब कितने सदस्यीय वलय बनी है 5 सदस्यीय क्या बनी है वलय, 5 मेम्ब्रेन रिंग बनी है। ठीक, तो देखो क्या है, ये अपनी क्या हो गई क्लेट वलय हो गई, क्या हो गई क्लेट वलय होगी क्या
कि जिसके पास दाता परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक है वो केंद्रीय धातु परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो एक वलय रूपी संरचना बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्लेट वलय। किसी भी, अब क्लेट वलय हमें 2 प्रकार से पूछ सकता है, क्लेट वलय की संख्या बताओ। यदि केवल लिगेंड दे दे, EN दे दे, OX दे दे, GLY दे दे, ग्लाइसिनेटो दे दे, बाइप्रिडिन दे दे, ट्राइप्रिडिन दे दे, उसके अलावा EDTA 3- दे दे, EDTA 4- दे दे, तो यदि केवल लिगेंड दे रहा है तो जितने लिगेंड में दाता परमाणु है उससे एक कम, जैसे EDTA 3- है तो पंचतंतु लिगेंड है तो उसमें दाता परमाणु 5 थे तो क्लेट वलय कितने बनेंगे? 4। EDTA 4- दे दे, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, तो वो षड्दंतु लिगेंड है, क्लेट वलय कितने बनेंगे उसमें? 5। EN, OX, GLY, बाइप्रिडिन, ये तीनों चारों जो मैंने नाम लिए हैं, EN के, OX के ऑक्जेलेटो, GLY ग्लाइसिनेटो, उसके अलावा बाइप्रिडिन, ये सारे द्विदंतुक हैं, तो ये सभी क्या बनाएंगे? एक क्लेट वलय बनाएंगे। ठीक, यदि हमें उपसंयोजक यौगिक देकर क्लेट वलय पूछता है तो हम उसमें देखेंगे कि कुल कितने दाता परमाणु हो रहे हैं या कुल कितने दाता परमाणु हो रहे हैं, उससे एक आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे, तो वो क्या आ गई? क्लेट वलय आ गई। एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि क्लेट वलय बनती है ना, जो सामान्यतः 5 और 6 कार्बन 5 और 6 सदस्यीय बनती है। कितने मेंबर रहते हैं उसमें? 5 या 6 सदस्यीय वलय बनती है। क्या बनती है? 5 या 6 सदस्यीय वलय बनती है। उनकी क्लेट वलय बनने की संभावना क्या रहती है? अधिक रहती है। ठीक, अधिक परमाणु हो, जैसे मान लो 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उस स्थिति की क्लेट वलय सामान्यतः नहीं बनती है। वो इसलिए नहीं बनती है कि हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, 11th क्लास में, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। वहाँ हम ये देखते हैं कि एक प्रतिकर्षण आता है जिसमें एक प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर का। सबसे अधिक प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है ना, वो लोन पेयर के बीच में होता है। क्यों होता है? ये हमने उस सिद्धांत में देखा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन की। यदि आपसे कोई ये कहे कि सामान्यतः वलय 5 या 6 सदस्यीय बनती है, उससे अधिक की नहीं बनती है, तो आप क्या कहोगे कि अधिक में बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन या प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। उस स्थिति में उसकी स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है और स्टेबिलिटी कम हुई है तथा उसकी जो अनस्टेबिलिटी है, अस्थायित्व, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब अस्थायित्व बढ़ गया या हम कहते हैं उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व क्या हो गया? कम हो गया या अस्थायित्व बढ़ गया, तो उस स्थिति में 5 या 6 मेंबर जो क्लेट वलय बन रही है, उससे ज़्यादा मेंबर की सदस्य क्लेट वलय बन नहीं पाती है। ये अपनी क्लेट वलय हो गई। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।